इन द रेशियो 4:1, यानी इसका ये मतलब हुआ इन द रेशियो 4:1 का, जिसका 4 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हैं, जिसका 4 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है उसे एक बोनस दे दो, जिसका 4 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उसे एक बोनस शेयर दे दो। इस तरह से आप आंसर लिखोगे, 1 मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, यूजर सिक्योरिटी इज टू इशू बोनस शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन द रेशियो 4:1, क्योंकि शेयर प्लस 8 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 15 लाख, तो रेशियो क्या बनी 4:1। यानी हम क्या करेंगे, जिसके 4 इक्विटी शेयर है उसे एक बोनस शेयर दे देंगे। है जो समझ आ गई बात। अगला 5th क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बच्चों सैंपल पर सीबीएसई के 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, डायरेक्ट भी बहुत बार पूछा गया है। यूज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन 5 देखिएगा, शुभ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट। कह रहा शुभ लिमिटेड की बैलेंस शीट में ये चीजें हैं। क्या चीजें हैं, एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम है 22 लाख का, 9% डिवेंचर्स है, 9% डिवेंचर है 1,20,00,000 के, अंडरराइटिंग कमीशन है 10 लाख की, नीचे लिखा हुआ है कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम इट्स 9% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी चाहती है कि अपना डिवेंचर 10% प्रीमियम पर रिडीम करना। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द वेज इन विच द कंपनी कैन यूटिलाइज द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। आपको सजेस्ट करना है वेज जिस तरह कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। तो वो जो सीधी सी बात है, डिवेंचर है 1,20,00,000 के, कंपनी डिवेंचर रिडीम करना चाहती है 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम अम्पशन कितना हो गया 1,20,00,000 का 10%, 1,20,00,000 का 10%, तो प्रीमियम अम्पशन हो गया 12 लाख रुपए। तो जो कंपनी को प्रीमियम अम्पशन देना है डिवेंचर्स पे 12 लाख रुपए का, साथ में अंडरराइटिंग कमीशन में बैलेंस शीट में एक लॉस है दिख रही है, तो यूज और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करेंगे, टोटल हो गया ना 22 लाख, अंडरराइटिंग कमीशन 10 लाख है और प्रीमियम कमीशन 12 लाख है। और मैंने आपको पढ़ाया यूज और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या कर सकते हैं कंपनी, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस, उसमें एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, एक अंडरराइटिंग कमीशन थे। तो कंपनी 22 लाख का इस्तेमाल क्या कर सकती है, एक तो प्रीमियम कमीशन 12 लाख को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है, और दूसरा यूज 10 लाख के अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए कर सकती है। तो टोटल हो गया ना 22 लाख। इसका आंसर नीचे भी लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर आपका स्पाइरल नीचे देखो आंसर लिखा हुआ है, यूटिलाइज करो जो 22 लाख का प्रीमियम आपका है उसको यूज क्या करेंगे, यूटिलाइज 10 लाख टू राइट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, और आगे सेकंड लिखा हुआ है टू यूटिलाइज बैलेंस 12 लाख टू राइट ऑफ प्रीमियम कमीशन। ठीक है जी, तो इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों आपको, काफी इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हो गया बच्चों नोट, चले आगे। हाँ मुझे देखिएगा, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है बच्चों, एस्क्रो अकाउंट हाँ जी, कोई बताना चाहेगा जी एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। बेटा एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जो कंपनी शेयर से डिबेंचर इशू करती है ना, तो उसे ना एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है, इसको बोलते हैं एस्क्रो। आपने सेविंग अकाउंट सुना होगा, करंट अकाउंट सुना होगा, रेकरिंग अकाउंट सुना होगा, बैंक में इसके अलावा भी कई अकाउंट होते हैं, उनमें से अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट से कंपनीज खुलवा सकती हैं, किस पर्पस के लिए खुलवा सकती हैं कि कंपनी शेयर से डिबेंचर इशू करने जा रही है, उस शेयर से डिबेंचर जो इशू करने जा रही है उसके अंदर कंपनी का वो जो लोग अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई जब एप्लीकेशन मनी देते हैं तो वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है। उस अकाउंट में जब तक शेयर अलॉट नहीं हो जाते, जब तक अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, वो पैसा उसी के अकाउंट में रहता है, कंपनी उसको यूज नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाती। तो इट इज अकाउंट ओपन बाय द कंपनी, इट इज अकाउंट ओपन बाय द कंपनी फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी
of shares and debentures. The money is kept in this account till the money is kept in this account till share या डिवेंचर अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड. शेयर डिवेंचर अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड. उसके बाद कंपनी के अकाउंट में पैसा आ जाता है. जब तक शेयर्स का या डिवेंचर का अलॉटमेंट नहीं होती तब तक इस अकाउंट में पैसा रखते हैं कंपनी. उससे इसमें निकाल नहीं सकती पैसा जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाए. उसके बाद बैंक को पूरा बताया होता है कि भाई ये अलॉटमेंट का पैसा आएगा. उसके बाद जब अलॉटमेंट हो जाती है तो कंपनी के अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है पैसा. जो आप एंट्री करते हो ना बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में जाती है. जो आपने इश्यू शेयर्स में इश्यू डिवेंचर में एंट्री की बैंक टू शेयर एप्लीकेशन या डिवेंचर एप्लीकेशन, तो कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में जाता है. हाँ जी बच्चों, नोट हो गया? हाँ बच्चों, हो गया? नोट करूँ आगे? इरेज कर रहा हूँ. आगे बच्चों, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होती है जी? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होती है जी? किसी ने सुना हुआ भाई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होती है? देखो, जो इसके पीछे ना समझाने के लिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ. नारायण मूर्ति का नाम सुना होगा. सुना है तुमने नारायण मूर्ति? अब तो नाम शब्द सुन नहीं लिया होगा. नारायण मूर्ति कौन है? कौन है भाई नारायण मूर्ति? पता है किसी को? नहीं सुना हुआ क्या? सर उनकी कंपनी का नाम क्या बताना? जीके में आ जाएगा. हैं सर, आप जीके आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो? जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो आना ही चाहिए. बिजनेस स्टडीज जी है ये तो. नारायण मूर्ति है सर. इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा आपने? इन्फोसिस कि नहीं सुना? हाँ, जो ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर बना है ना, वो उसका दामाद है इन्फोसिस के फाउंडर का, नारायण मूर्ति. उसकी जो बेटी है, उसका जो हस्बैंड है, उसका नाम है ऋषि सुनक. ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना अभी थोड़े दिन पहले. उसका नाम अब इसलिए थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में इसलिए आ रहा था, तो मुझे लगा तो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि पता है ना ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन? ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक. वो किसका दामाद है? वो नारायण मूर्ति का दामाद है. नारायण मूर्ति कौन? इन्फोसिस का फाउंडर. इन्फोसिस आपकी इंडिया की बहुत बड़ी एमएनसी है, ठीक है. जिस वजह से वो कह रहे हैं ना, उनके ऋषि, अगर आपने सुना हो ऋषि सुनक और उनकी बीवी को मिलाकर उनके इतनी वेल्थ है जितनी वहाँ के राजा के पास भी नहीं है वेल्थ. इंग्लैंड के राजा के पास भी वेल्थ नहीं है जितनी उनके पास वेल्थ है, बिकॉज ऑफ इन्फोसिस. क्योंकि इन्फोसिस के उसकी वाइफ के 1% शेयर है. 1% की वैल्यू इतनी है, सोचो तो कितनी बड़ी कंपनी होगी वो. चलो देखो जी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या था? जब नारायण मूर्ति जी कंपनी के सीईओ हुआ करते थे, अब तो खैर वो रिटायर हो गए, मतलब अब तो उनका शेयर है, बस उसका डिविडेंड मिलता है. अब ना वो कंपनी में इंटरफेयर नहीं करते. जब वो कंपनी के सीईओ हुआ करते थे, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, मतलब उनको प्रॉब्लम आ रही थी क्या? इन्फोसिस जो थी ना, नए नए इंजीनियर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करती थी, जिनको अभी सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती थी, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती थी. तो दिक्कत थी, उस समय की बात है, तब उन्हें 10,000 की सैलरी, काफ़ी बड़ी सैलरी होती थी, तो उनको हायर किया जाता था. लेकिन जब उनको 1-1.5 साल ट्रेनिंग दी जाती थी, तो एक और कंपनी है विप्रो. सुना है विप्रो का नाम कि नहीं सुना? हाँ जी, किसी ने सुना है?
तो कौन है उसका फाउंडर? यही तो पता होना चाहिए, ये जीके में क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पता ही नहीं है बिजनेस जीके। उसके फाउंडर नाम है अजीज प्रेम जी। क्या नाम है? अजीज प्रेम जी। तो वो अजीज प्रेम जी क्या करता था कि ना इधर इन्फोसिस वाले नए नए इंजीनियर को देते थे, उन पे लाखों रुपया ट्रेनिंग कॉस्ट खर्चते थे। बिजनेस स्टडी पढ़ी है ना, स्टाफिंग में क्या होता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पे नारायण मूर्ति इन्फोसिस बहुत खर्चा करता था। जब वो ट्रेंड हो जाते थे तो विप्रो बड़ी चलाकी चलता था। क्या चलाकी चलता था? उन्हें अगले साल 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी, उन्हें 15,000 रुपये अपने पास बुला लेता था। उन्हें ट्रेनिंग कॉस्ट खर्चनी नहीं पड़ेगी, अच्छा है 5,000 रुपये लालच दो। इन्फोसिस वाले कहते थे यार हमने तो लाखों रुपए खर्च दिया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और ये अजीज प्रेम जी का चला जाता है। तो अरे भाई एग्रीमेंट क्या होगा भाई, क्या एग्रीमेंट? 10,000 की सैलरी के लिए क्या करेगा? वो सारे नए नए इंजीनियर्स को हायर किया जाता था, तो वो 15,000 रुपये वो ले जाता था। तो अब क्या है कि एग्रीमेंट यहाँ से 1 साल 2 साल का होगा, और कितने का होगा? और 2 साल बाद वो कहता ट्रेनिंग कॉस्ट पे इतना लाखों रुपए खर्च दिया, और विप्रो उन्हें लालच देके 4-5 हज़ार पर मंथ का लालच देके वो ले जाता था। समझ आ गई बात? तो अब क्या हुआ, कि इस बात से परेशान हो गया नारायण मूर्ति, तो उसने इसका तोड़ निकाला। इसका तोड़ क्या निकाला? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या था? उसमें इन्फोसिस का शेयर अभी भी बहुत महंगा है, अभी बहुत अच्छी कंपनी है। उस जमाने में, जिस जमाने में मैं बात बता रहा हूँ, उस समय भी एक्चुअली क्या करते हैं, सब डिवीजन करते रहते हैं शेयर्स की। उस जमाने इन्फोसिस का शेयर चलता था 2500 रुपये का। सो 2500 रुपये ना, आज के 2.5 लाख, उस जमाने के 2500 रुपये आज के आप लगा लो 2.5 लाख रुपए के बराबर है। यानी एक शेयर की वैल्यू उस जमाने में 2500 रुपये थी। बहुत टाइम, जिस टाइम में 25, चलो 2.5 लाख नहीं तो कम से कम भी आज के ज़माने के 1 लाख रुपए के बराबर तो लगा ही लो। उनको क्या दिया जाता था, भाई तुम ना 5 साल हमारे यहाँ काम कर लो, 5 साल हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ को देते थे काम कर लो, हम अपने आपको मालिक बना देंगे, ओनर बना देंगे, आपको शेयर दे देंगे कंपनी के, 1000 शेयर दे देंगे। कंपनी एम्प्लॉय कहते हैं 1000 शेयर मिल जाएंगे, या तो फ्री में मिल जाएंगे या बहुत 2500 शेयर 100 रुपये मिल जाएगा। भाई 2500 रुपये का शेयर 100 रुपये मिल जाए, फ्री में मिल जाए, यानी उस जमाने के हिसाब से कितने हो गए? उस जमाने के हिसाब से कितने हो गए भाई? 2,50,00,000 रुपए हो गए। उस जमाने के हिसाब से 2,50,00,000, आज के हिसाब से कम 25 करोड़। तुम्हें कह दिया जाए कि भैया 25 करोड़ रुपया, तुम 5 साल हमारे यहाँ काम कर लो, 25 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तुम बताओ क्या जाओगे विप्रो में? 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ तनख्वाह बढ़ने का सोचोगे, 25 करोड़ रुपए लेने का सोचोगे, और 5 साल तो मार्केट प्राइस और बढ़ जाता है शेयर का, क्योंकि हर साल सेंसेक्स बढ़ता है। उन्होंने कहा पागल थोड़ी है, करोड़पति अगर इस कंपनी में काम करते हैं तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे, वहां पे जाके क्या होगा, कुछ 1000 रुपये मिलेंगे। समझ आई बात? तो उन्होंने कहा, तो इससे क्या हुआ, कंपनी की लेबर टर्नओवर रेट रुक गई, कंपनी की जो लेबर छोड़ के चली जाती थी वो रुक गई। लेकिन मैं आपको बताऊं तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या है? एक तरह से ये एक प्लान है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को कहा जाता है, एक तरह एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए एक प्लान है, जिस तरह एम्प्लॉयज को कहा जाता है कि अगर आप एक मिनिमम टाइम पीरियड हमारे यहाँ पे काम कर लोगे, हमें छोड़ के नहीं जाओगे, तो आपको शेयर्स कंसेशनल रेट पे या बहुत फ्री में ही दे दिए जाएंगे, कंसेशनल रेट पे या फ्री में ही दे दिए जाएंगे। तो लेकिन आपको बताऊं बच्चों, इसकी जो ESOP था, सबसे पहले रोकने वाला भी आज है, आजकल मिलती है ESOP देते हैं इन्फोसिस, लेकिन बहुत कम लोगों को देते हैं। अब उन्होंने सबसे पहले तो सारे एम्प्लॉयज़ को ऐसे बांट रहे थे ये लोग, लेकिन इस स्कीम को रोकने वाला भी जो बंदा था ना, जो सबसे पहली कंपनी थी वो इन्फोसिस ही थी। क्यों इन्फोसिस क्यों थी इस कंपनी, इसको रोकने के लिए उन्होंने क्यों रोकी स्कीम को? बाकियों ने अडॉप्ट कर लिया, इन्फोसिस ने रोक दी। आजकल देती है इन्फोसिस ESOP, लेकिन बहुत रेयर बंदों को देती है। ऐसा क्यों रोक दिया? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे ना, शेयर मार्केट में अगर आप जाओगे तो शेयर मार्केट में जो मार्केट प्राइस ना, जो लोग शेयर जो खरीदने से पहले पता क्या दिखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उनमें से फंडामेंटल एनालिसिस में एक तो EPS देखा जाता है। EPS बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा आपने, फाइनेंशियल चैप्टर है आपका, कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल है, अर्निंग पर शेयर निकालने का पढ़ा है, उसका आता है ट्रेडिंग और इक्विटी। बिजनेस स्टडीज पढ़ी, पहला चैप्टर 2nd बुक, उसमें अर्निंग पर शेयर का प्रैक्टिकल आता ही आता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? लगता नहीं पढ़ा तुमने बिजनेस स्टडीज। वहां पढ़ोगे बेटा बिजनेस स्टडीज में बुक 2 चैप्टर 1
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अर्निंग पर शेयर निकालना होता है। जब कोई भी ना वहाँ पे ना ये प्रॉफिट तो देखते ही देखते हैं, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट प्राइस निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर बताती है कि एक शेयर पे शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट हुआ। और अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज अर्निंग पर शेयर। इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी थी, इन्फोसिस प्रॉफिट तो अच्छा कमा रही थी, प्रॉफिट तो हर साल बढ़ रहा था, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स है, सॉरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ रहा था, लेकिन साथ साथ कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स भी, मान लो कंपनी का जैसे एक साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया $100 करोड़, ठीक है, दूसरे साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया $25 करोड़, इंक्रीज हो गया उसका प्रॉफिट। 25 करोड़ काफी तुमको बड़ा अच्छा, कंपनी तो बच्चा 25% ग्रोथ कर रही है। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी, मान लो कंपनी के शेयर होल्डर थे पहले 1 करोड़, तो एक शेयर होल्डर को 10 रुपए मिलते थे। अब क्या होगा, ESOP देने की वजह से कंपनी के ESOP कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बांट रही थी, तो इस वजह से उसके शेयर जो है ना पहले 1 करोड़ थे, अगले साल मान लो हो गए 2 करोड़। यहां पे अर्निंग बढ़ी 25% से, नंबर ऑफ शेयर डिनोमिनेटर बढ़ा 100%, जिस वजह से अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई 125 डिवाइड 2 करना कितनी हो गई 6.25 हो गई। तो भैया शेयर मार्केट में ये चीज देखी जाती है कि अरे पिछले साल तो अर्निंग पर शेयर 10 रुपए थी, पिछले साल तो एक शेयर पे में 10 रुपए का मुनाफा हो रहा था, इस साल एक शेयर पे कितने का मुनाफा हो रहा है 6.25 का, ये तो अर्निंग पर शेयर घट गई। तो इससे मार्केट में एकदम ड्रेस्टिकली इन्फोसिस का डिक्लाइन आ गया था। तो उन्होंने सोचा अरे ये क्या हो रहा है कि हमारा शेयर गिर क्यों रहा है, तो उन्हें पता चला कि अर्निंग पर शेयर गिर रही है, प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं लेकिन अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो रही है, और मार्केट प्राइस गिरना, बहुत ज्यादा गिर जाना, मार्केट प्राइस गिर जाना वो भी कंपनी की गुडविल के लिए अच्छा नहीं होता। इस वजह से उन्होंने ESOP रोक दी, दूसरों ने अडॉप्ट कर लिया, इन्होंने रोक दिया। अब देते हैं, ये बहुत रेयर लोगों को देते हैं, बहुत टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है उसी को देते हैं कि इसको बस रोकना है कि ये कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो जो ये कहानी थी ESOP की, अब लिखेगा ESOP होता क्या है, तो मैंने समझा दिया वो कंसेप्ट कि ESOP क्या होता है। एक तरह की ये एम्प्लॉयज को रोकने की स्कीम है। तो लिखेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय ESOP, फुल फॉर्म ESOP है, मतलब फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, शॉर्ट फॉर्म ESOP है, शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है व्हाट इज ESOP। तो इट इज अ स्कीम given to the employees of the company तो ये स्कीम है जो सिर्फ किसको दी जाती है, एम्प्लॉयज को, कंपनी को दी जाती है, टू दैट इज दे आर अलॉटेड शेयर्स, उनको अलॉट किए जाएंगे शेयर्स, if they work they are allotted shares, उन्हें अलॉट किए जाएंगे शेयर्स at a very concessional rate or discounted price if they work for मिनिमम लॉक इन पीरियड, कि अगर उन्होंने इतने मिनिमम टाइम पीरियड काम किया तो उन्हें शेयर कंसेशनल रेट पे दे दिए जाएंगे। एडवांटेज है जो ESOP का, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होगा, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाएगा, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस हो जाएगा, ट्रेनिंग कॉस्ट सिलेक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है जो
हो गया बच्चों नोट? हेलो, हो गया नोट? नेक्स्ट देखिएगा, एक वो जो कहते हैं हाउ शेयर्स आर अलॉटेड, हाउ शेयर्स आर अलॉटेड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इसमें तीन केस, इसमें तीन होते हैं, ये भी बहुत आया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला केस क्या होता है, अगर शेयर्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो कैसे शेयर अलॉट होंगे। पहला रिजेक्ट, इन आप लिख देना इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, तीन केसेस, तीन तरीके से अलॉट हो सकते हैं। रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उनको आप रिफंड कर दीजिए, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उनको आप रिफंड कर दीजिए। दूसरा क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट, एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर अलॉट कर दो। और तीसरा क्या होता है, सम शेयर्स रिजेक्टेड, कुछ को रिजेक्ट कर देना, सम एप्लीकेंट रिजेक्टेड, कुछ एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देंगे, कुछ को, एंड सम गिव फुल, कुछ को फुल दे देंगे, एंड बैलेंस प्रोराटा, और बाकियों को प्रोराटा दे देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपकी अलॉटमेंट होती है। ठीक है, ये मैंने लिखवाया भी हुआ उस वक्त जब मैंने शेयर्स करवाया था। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलेंगे